भारत एक्सप्रेस की यही कोशिश रहती है कि सत्य साहस समर्पण के साथ लोगों के बीच में जाके लोगों के मुद्दे उठाना। और इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं इसको बगाड़ा कहा जाता है। ये वो एरिया है या वो हम कह सकते हैं शहर का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ से प्रभावित होता है। ये पूरा जो आप मेरे पीछे जो एरिया देख पा रहे हैं, बाढ़ आते ही पूरा जो ये क्षेत्र है ये एक तरीके से दलदल में तब्दील हो जाता है। जितने घर आप वहाँ तक देख पा रही हैं ये सारे घर जो हैं दलदल की तरह बन जाते हैं। पूरे हर घरों में जो है पानी भर जाता है। तो देखिए हर साल ये समस्या जो है देखने को मिलती है। हर साल मानसून आता है, हर साल प्रयागराज का बगाड़ा इलाका जो एक दलदल और झील में बदल जाता है। और देखिए गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर यहाँ के हजारों परिवारों के लिए आफत लेकर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये हर साल होता है तो इसका पुख्ता इलाज क्यों नहीं करा जा रहा है। भाई हर साल हम देखते हैं कि इस तरीके की मुसीबत आती है, लोगों को सामना करना पड़ता है। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो बगाड़ा एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स डोमिनेटेड एरिया है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो दूर दूर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए वो यहाँ पे रुकते हैं और उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। हर साल एक ही चीज़, बाढ़ आती है, नाव पे प्रशासन के कुछ लोग आएंगे जो बिस्किट पानी बांटेंगे और चले जाएंगे, पर पुख्ता इंतज़ाम कुछ भी नहीं किया जा रहा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे भी समझेंगे। भैया बताइए, यहाँ पे हम देख रहे हैं हर साल बाढ़ आती है और कुछ लोग आएंगे प्रशासन के, पानी बिस्किट बट जाएगा, पर कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं करा जा रहा। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग तो यहाँ लगभग 7-8 साल से रह रहे हैं। कोई इस दीर्घकालिक जो समस्या बनी हुई है यहाँ पे, इसका एक जो अस्थाई समाधान होना चाहिए वो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। जबकि यहाँ पे रहने वाले अस्थाई बासिंदे और एस्पायरेंट्स डिफरेंट स्ट्रीम के, कोई आईआईटी, पीएमटी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहा, तो वहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे अध्ययन के लिए, कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पर जो ये एरिया इतना ज़्यादा डूब जाता है, सबमर्ज हो जाता है कि लोगों को अंत में फिर से पलायन करना पड़ता है। गवर्नमेंट से तो यही गुजारिश है कि इस पर संज्ञान लेकर के इसके समाधान की तरफ सोचे। हालांकि ये सब दिक्कतें हर साल आती है, तो आप फौरी तौर पे आप जो चिकित्सकीय सहायता होती है तो आप प्रोवाइड तो कर देते हैं, लेकिन वो अस्थाई समाधान थोड़ी ना होता है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बन जाती है और ये देखते हुए तो और जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए। क्या कहेंगे? जी मैम, बिल्कुल पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए। हम सभी लगभग 3 से 4 लाख बच्चे यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं बगाड़ा में रहकर। और जब बाढ़ आती है तो इधर किनारे के लगभग 2-2 फ्लोर तक डूब जाते हैं। बच्चों की कापी किताब, और इससे प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रभावित होती हैं, उनको घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है। और जब वापस आते हैं तो हफ्तों तक सफाई में लग जाता है, जिससे बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बच्चे परेशान होते हैं। गवर्नमेंट तो चुनावी वादे करती है कि हम इसका पुख्ता इंतज़ाम करेंगे और बांध निर्माण करेंगे, जो अब तक नहीं हो पाए हैं। और इसकी कोशिश रहती है कि बच्चे के लिए अस्थायी समाधान हो। वर्तमान में देखा जाए तो पिछली साल ही बाढ़ आई थी, लगभग 15 से 20 दिन बच्चे प्रभावित हुए इससे। उनकी प्रतियोगी परीक्षाएं लगी रहती हैं या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लगे रहते हैं, तो उन्हें अस्थायी रूप से कहीं शरण लेना होता है। और लाइट कट जाने की वजह से और किताबें भीग जाना, बेड, तमाम समस्याएं होती हैं उनके लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि बाढ़ आने पर बच्चे घर चले जाते हैं तो चोरियां भी हो जाती हैं उनके ताले तोड़कर। और समाधान के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट बांट दिया जाता है या फिर एनी बेसेंट स्कूल में कुछ प्रबंध कर दिया जाता है हफ्ता 10 दिन के लिए। बाढ़ आती है उसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स चले जाते हैं, फिर वहाँ पे ताला लगा के जाते हैं, चोरी की समस्या बढ़ जाती है। उसके बाद बात इन्होंने करी कि जो है फिर बीमारियाँ फैलती हैं। तो कितना ज़्यादा एक स्टूडेंट को दिक्कत होती है, पर इसका कोई भी तरीके से पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। और लगातार हर साल हम खुद कवर करते हैं, हम खुद देखते हैं कि हर साल जो है स्टूडेंट्स को और जो यहाँ के लोग हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे आप? हाँ मैम, बाढ़ के जाने के बाद यहाँ 15-20 दिन लगभग पानी रुकता है और उसके जाने के बाद यहाँ बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ। तो इससे जो लोग प्रभावित हो जाते हैं या तो घर को चले जाते हैं
या फिर इलाज के दौरान इधर उधर कहीं, तो समस्याओं का सामना तो बिल्कुल, चुनावी वादे लोग कर देते हैं, नेता चुनावी वादे करेंगे, जब चुनाव आएगा वादे हो जाते हैं बड़े बड़े, पर उसके बाद जो है कोई दिखाई नहीं देता। क्या कह रहे हैं? मैडम, प्रयागराज में जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, छोटा बघाड़ा में, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष ऐसी बाढ़ आती है कि यहाँ के छात्रों को और लोगों को मानसिक और आर्थिक क्षति दोनों पहुँचा के जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बाढ़ का पीरियड होता है लगभग 1 महीने का होता है। 1 महीने में बाढ़ आएगी जाएगी, साफ़ सफाई का इंतजाम। इस दौरान छात्रों को जो है ना केवल अपना कमरा छोड़ के कहीं दूसरी जगह ठिकाना खोजना पड़ता है, बल्कि उस दौरान उनकी पढ़ाई भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। जैसे कि उनका लाइब्रेरी बंद हो जाता है और इनका खान पान, और उसके बाद किताबें भीग जाना, 2-2 फ्लोर यहाँ पे पानी जो आता है। और बस सरकार यहाँ पे वादे करती है कि हम गंगा पथ बना दिए हैं और ये इसको पूरी तरह कवर करेगा, बाढ़ नहीं जाएगा अंदर। लेकिन गंगा पथ का हाल ये होता है कि जब भी बाढ़ आएगी तो गंगा पथ तो दूर की बात है, 2-2 फ्लोर यहाँ पे पूरा जलमग्न हो जाता है। हर साल का यही का, और नाव से सरकार यहाँ पे राहत पैकेट, पानी बॉटल सब भिजवाती है, लेकिन छात्र जो है छत पे बैठ के टकटकी लगाए रहते हैं कि पानी आएगा और हम यहाँ पे उनका इंतजाम करेंगे। ये यहाँ के बाढ़ का इंतजाम रहता है। अच्छा, क्या बात करें कि क्योंकि बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि ये वोट बैंक नहीं है हमारे, तो इस वजह से भी क्या कुछ समाधान नहीं निकाला जा रहा है? नहीं, बात वोट बैंक की नहीं है मैडम, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट को तो है, तो यूपी के ही सब दे तो वोट इनको ही है। बात यहाँ सबसे बड़ी होती है कि अस्थायी इंतजाम इनके क्या हो रहे हैं। ये तो है नहीं कि 1 साल बाढ़ आई और उसके बाद 4-5 साल बाद आ रही है। हर साल वही चीज़ें रिपीट होती हैं और उसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो माननीय विधायक जी हैं वो बोले कि यहाँ पे इसका कुछ छोटा बघाड़ा इलाका है, यहाँ पे लाखों बच्चे रह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपने सपने सजोते हैं, लेकिन एक ही बार में बाढ़ आती है, महीनों भर के लिए प्रभावित करके चली जाती है। यहाँ पे ऐसे इनके पुख्ता इंतजाम के बारे में सोचते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। हमने बातें भी सुनी और तस्वीरों से भी हम दिखा सकते हैं कि अब जैसे जैसे जो है मॉनसून और ज़्यादा तेज़ होगा, जैसे जैसे बारिश जो है और ज़्यादा प्रयागराज में ज़्यादा होगी, वैसे वैसे हम देखेंगे कि जो है ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो जाएगा पूरी तरीके से। जितने घर हैं, लाखों घर प्रभावित होते हैं। काफ़ी सारे लॉजेस बने हुए हैं जहाँ पे ये स्टूडेंट्स जो हैं वो रहते हैं, और वो कितना ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनसे ही हमने सुना। और देखिए, पहले तो बाढ़ के दौरान, फिर उसके बाद बिजली ना आना, बिजली का कट जाना, लॉक करके जाना, चोरी का डर होना, और उसके बाद बाढ़ ख़त्म होते बीमारी का डर होना। ये सारी चीज़ें किस तरीके से मानसिक रूप पे से इन लोगों को परेशान करती होंगी, ये हम समझ सकते हैं। पर अभी सवाल ये है कि क्यों नहीं कोई पुख्ता इंतज़ाम करा जा रहा है इस इलाके के लिए, क्योंकि हर साल बगाड़े को क्या देखना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पानी पूरे में, और मदद के तौर पे जैसे कि स्टूडेंट्स ने खुद बताया कि कुछ प्रशासन के लोग आएंगे, पानी बांटेंगे, बिस्किट बांटेंगे, या फिर यहाँ से जो है जन आश्रय में कहीं पे शिफ्ट कर दिया जाता है, पर कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं करा जाता है। वादे बहुत बड़े बड़े करे गए हैं, पर किसी भी तरीके का पुख्ता इंतज़ाम नहीं हो रहा। ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं प्राचीन नाग वासुकी मंदिर मौजूद है, और हर साल, जैसे कि स्टूडेंट्स ने भी बताया और हम हर साल देखते हैं और भारत एक्सप्रेस कवर भी करता है, ये पूरी जो ये मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वो डूब जाती हैं। ठीक है, ये जहाँ पे इस वक्त आप गाड़ी देख रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, ये सारा जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ अगर कुछ नज़र आता है तो पानी, पूरा एरिया जो है एक तरीके से पूरे तरीके से यहाँ पे जलमग्न हो जाता है। किस तरीके से ये पूरा एरिया, और हमें काफ़ी दूर काफ़ी पहले से जो है नाव पे बैठकर तब इधर आना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी आना सब बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आने का कोई रास्ता नहीं रहता। अगर कुछ बचता ही है तो सिर्फ नाव बचती है, और इधर बने जितने मकान हैं ये सब पानी से भर जाते हैं। सवाल ये उठता है कि जब पता है कि हर साल बारिश आएगी, जुलाई अगस्त के महीना शुरू होते ही, और सबसे ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि ये सब एरिया जो है वो प्रभावित होते हैं, तो क्यों नहीं कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं।
तो ये देखिए, ये पूरा ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी हल्की हल्की आपको हरियाली दिख रही होगी, ये पूरा जो है जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें जाने के लिए जो है नाव की ज़रूरत पड़ती है और स्थानीय लोगों को जिस तरीके का दिक्कत होती है वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान करने वाली बात है, क्योंकि लोगों के फर्स्ट फ्लोर तक जो हैं वो डूब जाते हैं। उसके बाद लाइट की दिक्कत, पानी की दिक्कत। अब जो है धीमे धीमे जैसे जैसे मॉनसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा, हालांकि देखिए प्रयागराज में बहुत ज़्यादा अभी बारिश नहीं देखने को मिली है, पर जहाँ भी पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है वहाँ से पानी बह के आता है और गंगा यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगता है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे जो है जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है और सबसे पहले ये जो निचले इलाके होते हैं वही प्रभावित होते हैं। और ये अगर हम जहाँ इस वक्त हमारी मौजूदगी है ये एरिया सबसे पहले प्रभावित होगा और यहाँ पर फिर जो है आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरे में सिर्फ पूरा ही पूरा जलमग्न दिखेगा। मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से जो है डूब जाती हैं और जितने घर बने हुए हैं वो फर्स्ट फ्लोर तक जो है लगभग फर्स्ट फ्लोर तक डूब जाते हैं और यहाँ पे आने का सिर्फ और सिर्फ ज़रिया जो रहता है वो नाव रहता है। तो भारत एक्सप्रेस ने लोगों के बीच जाके ये समझा जाना। हालांकि देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इतने करीब में घर नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे घर नहीं होना चाहिए था, इल्लीगल है। कुछ लोगों से बात करते हुए हमें ये भी बातें सामने है, पर देखिए सवाल ये उठता है हमारा कि अगर नहीं बनाना चाहिए था तो उस टाइम पे पीडीए ने परमिशन दी होगी। लोगों का बिजली का बिल आता है, मकान का बिल आता है, कैसे परमिशन मिल गई तो ये सारे सवाल हैं जो उठते हैं। फ़िलहाल लोगों के हित के लिए, स्टूडेंट्स के हित के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं और उनकी पढ़ाई, उनको किस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है ये हमने उनसे खुद सुना है। तो भारत एक्सप्रेस की ये जो आवाज़ है ये बिल्कुल प्रशासन शासन तक जाए, सरकार तक जाए और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन तक जाए और इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, इस पे कुछ अच्छे ठोस कदम उठाए जाए जिससे लोगों को बाढ़ से राहत मिल सके। कागजी और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अब प्रयागराज की जो सड़कें हैं वो एआई की निगरानी में हैं। जी हाँ, ये कहा गया है, ये आंकड़ा निकाला गया है कि अब ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है प्रयागराज में। कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं, लगभग 44% तक की जो है ट्रैफिक की कमी हो गई है। मान सकते हैं हम कि प्रमुख जो चौराहे हैं वहाँ पे ऐसी कमी हुई होगी, पर कुछ तस्वीरें हम आपको कुछ बड़े स्कूलों के बाहर की दिखाते हैं जो इस वक्त की हैं। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट है। ठीक है, लगभग मेरे सामने से अब तक 5 से 6 जो ट्रक्स हैं वो गुजर चुकी हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ज़्यादा भारी जो है वो ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। और उसके बाद जो अभिभावक हैं उनको कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, लंबे समय तक जो है गाड़ियाँ फंसी रहती हैं और रेंगते हुए यहाँ से निकलती हैं। जो बच्चा आधे घंटे पहले छूट जाता है और वो इंतज़ार करता रहता है कि ट्रैफिक क्लियर हो तब वो अपने घर पहुँच सके। तो प्रयागराज का एक नामी स्कूल है, उसके बाहर हम मौजूद हैं और वहाँ का ये दृश्य है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि देखिए कागजी और सरकारी आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 44% तक ये कहा गया है कि प्रयागराज में जो है वो ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। हम अभिभावकों से भी बात करेंगे, हम यहाँ जो लोग आके जो अपनी गाड़ियाँ पार्क करने को मजबूर हो जाते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश शासन एवं ट्रैफिक डायरेक्टरेट यूपी पुलिस का जो हमारा जो नीति है सुरक्षित यातायात एवं सुगम यातायात, इसी के क्रम में रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन के नाम से एक कार्यक्रम राज्य स्तर पर चल रहा है। उसमें प्रयागराज कमिश्नरेट के अंदर 41 किलोमीटर
कुल 10 रूट चिन्हित किए गए हैं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, और वहाँ पर AI के गति यूपी पोर्टल से और ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मदद से सतत निगरानी बनाई जा रही है, और कंजेशन पॉइंट्स और चोक पॉइंट्स का चिन्हीकरण कर समन्वय स्थापित कर सभी विभागों से उनका निराकरण भी किया जा रहा है। तो इस माह के अंदर प्रयागराज कमिश्नरेट को एक विशेष उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य स्तर पर प्रयागराज कमिश्नरेट का द्वितीय स्थान एवं 7 कमिश्नरेट्स में प्रथम स्थान रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन के अभियान में आया है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय उपलब्धि है और मैं सभी शहरवासियों को इसके लिए धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेट। AI के गति यूपी टूल एवं हमारा जो कुंभ और माघ मेला के टाइम पे ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित है, स्मार्ट सिटी के CCTV एंड PTZ कैमरा स्थापित है, उनकी मदद से डेफिनेटली हम एक बेटर निगरानी, बेटर वॉच आउट रख पाएंगे और रियल टाइम हम लोग प्रैक्टिकली ऑन फील्ड उसको इम्प्लीमेंट, जो हम डिसीजंस लेते हैं और जो हम लोग उसका चोक पॉइंट्स का, कंजेशन पॉइंट्स का जो निराकरण कर रहे हैं, उसको हम फील्ड पे भी उतरता देख पाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि जब दावे इतने बड़े बड़े करे जा रहे हैं तो सल्यूशन इन सड़कों पे क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर है। अभी थोड़ी देर हम और रुकेंगे और 10-15 मिनट के बाद जो गाड़ियाँ थोड़ा बहुत भी आपको चलती फिरती नज़र आ रही हैं वो रेंगते हुए आपको नज़र आएंगी। तो देखिए, क्योंकि देखिए ये दोपहर का समय है और हम जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे शहर के काफ़ी बड़े बड़े जो स्कूल हैं वो हैं। तो जब घंटी बजती है तो AI का जो ये पूरा सिस्टम है ये धड़ाम से नीचे नज़र आता दिखता है। एक तरफ हालांकि देखिए ये दावा किया गया है कि अगर हम बात करें कि पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज का दावा है कि रियल टाइम AI मॉनिटरिंग से शहर में जाम में 44% तक की जो है वो कम हो गया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि बेहतरीन आंकड़ा है। अच्छा, अभी हम बात करें तो कभी कभी यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिसमैन हम कह सकते हैं वो कभी कभी दिख जाते हैं और जब कभी कोई VIP मूवमेंट होता है तो ज़्यादा दिखाई देते हैं, वरना 1-2 कभी कभी दिखाई देंगे यहाँ पर। तो सवाल हमारा सिर्फ ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि कमी नहीं आई होगी ट्रैफिक में, बिल्कुल आई होगी, बट हम प्रमुख चौराहों की नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी जगहों की, स्कूल्स की, जहां पे अभिभावकों और बच्चों को दिक्कत हो रही है। भारत एक्सप्रेस जनता के बीच जाके जनता के मुद्दों की बात करता है और आज हम वही मुद्दे लेकर यहाँ पर आए हैं। हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा सिस्टम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि है। पूरे टाइम आप देखिए कि जो है अभी धीमे धीमे जो है गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अब AI सिस्टम यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहा? क्यों अभी 10-15 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो ये थोड़ा बहुत भी चलती हुई गाड़ियाँ हैं वो रेंगते हुए यहाँ पर नज़र आएंगी। तो देखिए कुछ अभिभावक जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए। कितनी देरी हो जाती है जब आप बच्चे को यहाँ से लेके जाते हैं और किस तरह, क्योंकि हम देखते हैं ट्रक, ट्रैक्टर सब अलाउड रहता है यहाँ पे। अब यहाँ से 45 मिनट हम लोगों को डिले होता है। क्यों होता है? अब वो कंस्ट्रक्शन का ट्रैक्टर है। संजीव जी थोड़ा उधर दिखा पाए अगर तस्वीरें। वो कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रैक्टर यूज़ हो रहा है। अगर उसको अभी वहाँ से डाइवर्ट कर दें या उसको कहीं हॉल्ट करवा दें तो हम लोग का कम से कम 15 मिनट बचेगा। अब देखिए वहाँ जाम खड़ा कर दिया कि नहीं उसने। इसी तरह अभी बड़ा टैंकर आ जाएगा, उस टैंकर से इस रोड पे जाम लग जाएगा, पीछे से रोडवेज की बस आ जाएगी तो जाम लगेगा। और बच्चों को लेने में यहाँ से आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन आते लोग पेरेंट्स इसलिए हैं कि हमें पार्किंग मिल जाए। 1 घंटे पहले तक आना पड़ता है कि पार्किंग मिल जाए, ये समस्या है। बड़ी गाड़ियों को थोड़ा सा रोक दे, कॉमर्शियल गाड़ियों को डाइवर्ट कर दे, इससे थोड़ा राहत मिलेगी। कमर्शियल गाड़ियाँ तो मैंने जब से मैं आ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि पीक आवर में ट्रक्स
जो है वो लगातार आ रही है। बिल्कुल पीक आवर्स में कॉमर्शियल वेयर को प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, लोक सेवा चौराहे से लेके और यहाँ हिंदू हॉस्टल तक। इधर से डाइवर्जन यदि रहेगा तो ये आधा घंटे सुकून हो सकता है। ये आधे घंटे का पीक आवर्स होता है, जिससे यहाँ हैवी व्हीकल्स की वजह से जाम ज़्यादा लगता है। अदरवाइज प्लेस तो कम है, गाड़ियाँ तो आ रही हैं, साथ में इसको आएंगी गाड़ियाँ। जब बच्चों को कोई छोड़ नहीं सकता। और ये गर्ल्स कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेज है। कोई बॉयज होता है तो आदमी, अगर ये बॉयज कॉलेज होता तो आदमी एक बार सोचता है कि आप स्कूटी से ले लीजिए। बच्चियों की सेफ्टी के लिए लोग कार लेकर आते हैं। आप देखिए कंस्ट्रक्शन ट्रैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल, इधर संजीव जी अगर तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यही बात, इसी की मैं बात कर रही थी कि जब एआई से मॉनिटरिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे बड़े व्हीकल्स को क्यों नहीं डाइवर्ट कर दिया जा रहा, उनको क्यों नहीं रोक दिया जा रहा। अब इसके वजह से कम मैं मान के चलूँ 20-25 मिनट जो है अभिभावकों का खराब होने वाला है। सुबह से आए हुए बच्चे होते हैं, ये देखिए उल्टी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। सुबह से बच्चे आए होते हैं, थके होते हैं, उनको भी घर की जाने जल्दी हो किधर। कैब भी रखा हुआ है, पुलिस का कैब भी रखा हुआ है। क्यों रखा है? ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी रूट पे जा सकते हैं? आप बताइए। वन प्रॉब्लम इज देयर, यहाँ पर वीआईपी कल्चर एक तरह से चलता है। द लो पीपल, जो मिडिल क्लास है, वो सफरर है। अभी कोई हाई प्रोफाइल आदमी आएगा, वो गाड़ी लगा देता है, नोबडी लुक्स आफ्टर, जैन सर शुरू कर देते हैं। सही है। लेकिन एक अगर मिडिल क्लास आ रहा है या उसका ड्राइवर आ रहा है एंड ही इज जस्ट पार्किंग, तो तुरंत चालान किया जाता है। इनको कोई चालान नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस की कि जब कभी किसी वीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक पुलिस की जो संख्या है वो यहाँ पे बढ़ जाती है, पर जैसे ही खत्म होता है वैसे जो संख्या। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि उस समय यहाँ संख्या भी बढ़ा दी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल बंद कर दिया जाता है। वीआईपी मूवमेंट में विदाउट नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट, वो तुरंत मैसेज आता है कि आपके बच्चे की छुट्टी 12:30 बजे होनी है, जल्दी आ जाइए, और 11:30 बजे आ जाइए। तो व्हाट इज दिस? आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन, कोई मान लीजिए सीएम का कोई प्रोटोकॉल है या कोई गवर्नर का प्रोटोकॉल है, तो यू शुड बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। हम कहीं पर हैं, वही मैंने दिखाया वो तस्वीरें, की वो देखिए। नहीं बता तो सकते हैं हम लोग। आपको दिक्कत हो रही है सर? हमको मालूम नहीं, मैं सही कह रहे हैं भाई। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ मैम, वीआईपी कल्चर चल चुका है। दैट इज व्हाट आई एम रिपीटिंग। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होनी चाहिए, सेंट मैरीज कॉन्वेंट की होनी चाहिए। But nobody is looking after, because high profile persons, their students, their words are studying over here. तो इस पे कंट्रोल होना चाहिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट इन जनरल। तो बिल्कुल भारत एक्सप्रेस की कोशिश है कि जो है कि लोगों के बीच में जाके मुद्दों की बात उठाना, और हम लगातार देख रहे हैं जो कमर्शियल जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं। तो जब एक निगरानी रखी जा रही है तो इन सारी चीज़ों की भी निगरानी रखा, क्योंकि ये पीक आवर्स है, ये पीक आवर्स है यहाँ पे। बिल्कुल हम उनसे भी सवाल करेंगे कि जब पीक आवर्स है तो यहाँ पे इस तरीके इसकी समस्या हो रही है, अभिभावकों को हो रही है, बच्चों को हो रही है, घंटों जो है ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ रहा है बच्चों को, पेरेंट्स को। और ये मेरे सामने इस वक्त की जो लाइव तस्वीरें वो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे स्टक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैक्टर आ गया है, उधर से जो है रॉन्ग साइड से एक दूसरी गाड़ी आ गई है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे कि अभिभावकों ने भी बताया है कि किस तरीके की समस्या उनको फेस करना पड़ता है पीक आवर्स पे। अगर चाहें तो ऐसे ट्रैक्टर्स को कुछ देर के लिए जो है हॉल्ट किया जा सकता है, पर इस पे प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है? हमें लगता है कि जो मुख्य चौराहे हैं सिर्फ उन्हीं पर नज़र है, जो ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है निगरानी रखने की, वहाँ पर निगरानी नहीं रखी जा रही है। तो प्रशासन से भी भारत एक्सप्रेस ये रिक्वेस्ट करेगा, और जैसे कि सारे अभिभावक हमारे साथ थे उनसे भी उनकी भी ये रिक्वेस्ट है कि जो स्कूल टाइम का जो पीक आवर है उस टाइम पर जो गाड़ियाँ हैं, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, उन सबको जो है देखा जाए, और जो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है उनकी, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उनको रोका जाए, उनको होल्ड किया जाए, जब तक बच्चे निकल जाएं, गाड़ियां निकल जाएं, उसके बाद जो है उनको पास किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस प्रयागराज।
है।